बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे इस वक्त अहम इशू बना हुआ है जनरल फैज़ की गिरफ्तारी, और जनरल फैज़ साहब की गिरफ्तारी को जोड़ा जा रहा था इमरान खान साहब के साथ में। इमरान खान ने पहला बड़ा बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल क्या दिया उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी साहब को, जो पहले ही पीटीआई की लीगल टीम का हिस्सा थे लेकिन बहुत एक्टिव नहीं थे केसेस में, तो इमरान खान साहब ने उनसे मुलाकात की है, उनको अहम जिम्मेदारियाँ दी हैं उनको। जैसे ज़ुबैर अली खान ने ट्वीट भी किया कि उनको लीगल टीम में शामिल करके और अहम केसेस में कहा है कि वो इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट करें। ये बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि फैसल चौधरी साहब जो हैं वो नहायत लायक और काबिल वकील हैं, और इमरान खान साहब के कई केसेस में वो पेश होते रहे। जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो इमरान खान साहब उनकी ओपिनियन को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, और फवाद चौधरी साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सियासत से अलग हो गए थे, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि फैसल चौधरी जो हैं उन्होंने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो पीटीआई का हिस्सा थे और पीटीआई का हिस्सा हैं। तो ये एक अहम जो है वो डेवलपमेंट हुई है। दूसरा मामला ये है कि जब इमरान खान साहब से सवाल हुआ कि जनरल फैज़ अमीन साहब के हवाले से, तो इमरान खान साहब ने कहा है कि जनरल फैज़ की जो गिरफ्तारी है वो फ़ौज का अंदरूनी मामला है, और इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर फ़ौज अपने अंदरूनी मामलात पर एहतसाब करना चाहती है तो ये अच्छी बात है, और उन्होंने कहा कि हम तो पहले दिन से हम एहतसाब की बात करते हैं और ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इमरान खान ने बल्कि ये भी कहा है कि अगर फ़ौज ने अब एहतसाब शुरू कर ही लिया है तो फिर और भी जो उनके इंटरनल मामलात हैं, जो चीज़ें हैं, जो उनके लोगों पे इल्ज़ामात हैं, उनकी भी तहकीकात की जाएँ, और ख़ास तौर पे फ़ौज के लोग जो जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं करप्शन के, जो चाहे रिटायर भी हो गए हैं, उनके ऊपर असासे और जायदादों आमदन से ज़ायद असासों और जायदादों के इल्ज़ामात हैं, तो उनकी भी जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। साथ ही इमरान खान ने कहा है कि ये जो जनरल फैज़ को जोड़ा जा रहा है 9 मई से, बहुत अच्छी बात है। आप ये समझते हैं कि जनरल फैज़ का 9 मई से अगर आप समझते हैं कि कोई किरदार था तो आप जुडिशल कमीशन बनाएं, आप तहकीकात करें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने कहा है कि साजिश 9 मई की साजिश के ज़िम्मेदार असल में वो शख्स है जिसने मुझे अगवा करवाने का हुक्म दिया, कि रेंजर्स के ज़रिए मुझे उसने अगवा करवाया, और मेरी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत थी, गैर आईनी थी, गैर कानूनी थी। दूसरा, इमरान खान ने कहा कि मेरी ये अगवा का और 9 मई का ज़िम्मेदार मास्टरमाइंड वो शख्स है जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो तोड़ के और सीसीटीवी फुटेज जो है वो गायब करवाई। और हैरानकुन तौर पर आज तक जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये नहीं कोई इस पर वजाहत दी कि वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई, इतने इल्ज़ामात लगते रहे। और आमिर फारूक साहब ने उस वक्त ये भी कहा था कि इमरान खान साहब को जिस अंदाज़ में गिरफ़्तार किया गया इस पर FIR दी जाएगी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी जो साख है उसके लिए इक़दामात करेगी। तो कोई किसी तरह का उन्होंने इक़दाम नहीं किया, बल्कि आमिर फारूक साहब ने इमरान खान साहब की वहाँ से गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल फैज़ से मेरा जो तल्लुक़ था वो प्रोफेशनल तल्लुक़ था, वो DGI थे, और उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जनरल फैज़ हमीद को जब ये चाह रहा था कि वो मज़ीद कंटिन्यू करें और वो चेंज ना हो, तो उसकी वजह अफ़गानिस्तान के साथ जो इंगेजमेंट थी TTP के मामले पर वो थी। और इमरान खान साहब ने कहा है कि TTP के मामले पर जब तक अफ़गान तालिबान अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, जब तक अफ़गान हुकूमत अपना किरदार अदा नहीं करेगी, तो इस चीज़ का हम जो है इस मामले को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा सकते। तो इमरान खान ने कहा कि उस वक्त जो गेमें चल रही थी, जिस तरह से उस वक्त नवाज शरीफ के साथ डील हो चुकी थी, तो उसी डील की वजह से जनरल फैज़ को चेंज किया गया था। और मैं अगर जनरल फैज़ को ओहदे पर बरकरार रखना चाहता था तो उसकी वजह यह है कि मैं चाहता था कि जो अफ़गानिस्तान के साथ नेगोशिएशन है, जो हमारी मुज़ाकरात है, जो बातचीत है अफ़गान तालिबान TTP के मामले पर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मामले पर, वो बेहतर अंदाज से आगे बढ़े। इससे अलावा कोई मामला नहीं था। इमरान खान ने कहा कि जो PTI की सियासी हिकमत अमली है इसमें जनरल फैज़ हमीद का कोई किरदार नहीं है, और ना ही उनका किसी तरह का सियासी तौर पर हमारे साथ कोई तल्लुक़ है, और ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। इमरान खान साहब ने जो है वो बहुत सख्त आज गुफ्तगू की है इनके हवाले से, काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से, और उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं ये मिले हुए हैं। इमरान खान ने आज जो और कुछ अहम पॉइंट हैं जिन पे इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने आज आकर बताया भी सही। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये देखना होगा कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की इकॉनमी है, पाकिस्तान की गरीब आवाम है, पाकिस्तान के गरीब लोगों का रोज़गार है, उनके लिए बिजली के बिल हैं। और इमरान खान साहब ने कहा कि जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक बात है वो होप का ख़त्म होना है। और इमरान खान ने कहा कि जब उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो ये किसी भी रियासत के लिए बहुत खौफनाक और ख़तरनाक होता है। और इमरान खान ने कहा कि उम्मीद ख़त्म हो गई है। इमरान खान ने आज ये भी कहा है कि लोग जो है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे यहाँ से लायक काबिल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स
اور دیگر پروفیشنل جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، جس کا پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد ختم ہو گیا ہے، اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ اس سسٹم پر اعتماد نہیں کر رہے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ پاکستان کی ریاست کو اور فیصلہ سازوں کو دیکھنا ہوگا کہ اس چیز پہ وہ دیکھیں کہ اس چیز کا جو ہے وہ اس چیز پہ فوکس کریں کہ پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں، پاکستان کے جو عوام ہیں، ان کے مسائل کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جو اس وقت غریب آدمی ہے بجلی کے بلوں کی وجہ سے وہ خودکشیاں کر رہا ہے، اور یہ بہت خطرناک عمران خان نے کہا ہے کہ ایک صورتحال ہے کہ لوگ جو ہے وہ بجلی کے بل نہ ادا کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اور عمران خان نے آج کی کال دی ہوئی تھی 13 اگست کی کہ لوگ نکلیں، پاکستان کے جھنڈے لے کر نکلیں، اور اس وقت پورے پاکستان سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں بڑی تعداد میں ہزارہا لوگ پاکستان کے جھنڈے لے کے نکلے ہوئے ہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے ہیں، ان کو اپنی ماتحت انٹیلیجنس ایجنسی سے ایک رپورٹ منگوانی چاہیے کہ 1 اگست کو سٹالز لگتے ہیں جس پہ پاکستان کے جھنڈے اور جھنڈیاں اور مختلف چیزیں جو ہیں بیجز یہ بیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں کو ایک رپورٹ منگوانی چاہیے کہ 1 اگست کے بعد 1 اگست سے لگنے والے جو سٹالز ہیں ان میں کتنے سٹالز ایسے تھے جن میں نون لیگ کے جھنڈے سیل کرنے کے لیے رکھے گئے تھے، کتنے ایسے سٹالز تھے، اور کتنے ایسے سٹالز تھے جہاں پہ پی ٹی آئی کے جھنڈے جو ہیں وہ سیل ہونے کے لیے موجود تھے۔ پاکستان بھر میں کوئی ایک ایسا سٹال نہیں ہوگا جہاں پہ پاکستان کا جھنڈا تو موجود تھا سیل ہونے کے لیے اور وہاں پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا نہ ہو۔ ہر جگہ پی ٹی آئی کے جھنڈے فروخت ہونے کے لیے موجود تھے۔ ساتھ پاکستان کی انٹیلیجنس کے بڑوں کو، فوج کے اور اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں کو یہ بھی رپورٹ منگوانی چاہیے کہ اگر پی ٹی آئی کے جھنڈے وہاں پر موجود تھے تو کتنے جھنڈے پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ سیل ہوئے ہیں۔ تیسرا ان کو یہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ اس بار پاکستان کے جھنڈے کیوں زیادہ سیل ہوئے ہیں، کیونکہ عمران خان نے کال دی ہوئی تھی کہ پاکستان کے جھنڈے لے کر نکلیں۔ اور چوتھی رپورٹ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو منگوانی چاہیے کہ نون لیگ کے کتنے سٹالز کے اوپر جھنڈے تھے۔ میرا نہیں خیال کہ پورے پاکستان میں 20 25 30 سٹال سے زیادہ کے اوپر نون لیگ کے جھنڈے ہوں گے، اور جہاں پہ موجود تھے وہاں نون لیگ کے جھنڈے کتنے سیل ہوئے ہیں۔ یہ رپورٹ ضرور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں کو منگوانی چاہیے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چلے کہ جس حکومت کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس حکومت کی عوام میں حیثیت، اوقات اور ورث کیا ہے، ان کو کتنے لوگ پاکستان میں سپورٹ کرتے ہیں پتہ چل جائے گا۔ آج اس وقت پاکستان کے جھنڈوں کی جو بہار نظر آ رہی ہے سڑکوں کے اوپر، آپ ان میں سے پوچھ لیں 98% لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو حمایتی ہیں وہ جھنڈے لے کر نکلے ہوئے ہیں عمران خان کی کال پر، اور بڑی اس وقت جو ہے وہ ہلچل ہے پورے پاکستان میں سڑکوں کے اوپر، اور لوگ جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر بڑے ایکٹیو ہیں۔ اور جاتے جاتے میں دیکھنے والوں کو ایک بہت اہم یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مونسون کا موسم بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ یہ آئیڈیل ٹائم ہے پاکستان میں درخت لگانے کے حوالے سے۔ پاکستان کلائمیٹ چینج سے متاثرہ 5 جو ہے وہ ٹاپ 5 ممالک میں سے ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، ہماری فصلوں کو نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں کلائمیٹ چینج کے اوپر لکھا گیا تھا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے وہ کرائم بڑھے گا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ کلائمیٹ چینج سے جو ہے وہ کرائم بڑھے گا۔ بالکل، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جب فصلیں نہیں ہوں گی، جب کاروبار متاثر ہوں گے اور لوگوں کے لیے زندگی مشکل ہوگی، روزگار نہیں ہوگا، تو پھر یہ کرائم بڑھے گا، لوگوں کے لیے مشکل ہوگا جب رہن سہن، اور اس طرح سے انہوں نے جوڑا ہوا تھا کرائم کو کلائمیٹ چینج کے ساتھ۔ اور خدا نخواستہ غذائی قلت کا ملک شکار ہو سکتے ہیں، اور اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ درخت لگائے جائیں۔ میری اب سب سے یہ گزارش ہے کہ سب یہ تہیہ کیجئے کہ کم از کم ہم 10 درخت جو ہے وہ لگائیں گے، اور نعرہ یہ ہونا چاہیے کہ پودا لگائیں گے، درخت بنائیں گے۔ پودا لگانا آسان ہے، اس کا خیال رکھنا مشکل ہے۔ اگر آپ خود درخت نہیں لگا سکتے اور تو آپ کسی اپنے بااعتماد فیملی ممبر کو وہ پیسے بھیج سکتے ہیں۔ اگر اوورسیز پاکستانی ہے، پاکستان کے اندر ہیں، کوئی یہاں شہر میں رہ رہا ہے، یہاں پہ جگہ نہیں ہے، تو آپ اپنے گاؤں میں، دیہات میں، اپنے جو دیگر شہر ہیں، چھوٹے شہر ہیں، وہاں پہ اپنے کسی فیملی ممبر کو پیسے بھیجیں اور اسے کہیں کہ وہ وہاں پہ درخت لگا دے۔ اگر کوئی بڑی مسجد ہے، مسجد کے اندر ایسی جگہ ہے جہاں پہ درخت لگ سکتے ہیں، یا جس سکول سے آپ پڑھے ہیں اس سکول میں لگا دیے جائیں، کیونکہ وہاں پہ 4 دیواری ہوتی ہے۔ جس کالج سے آپ پڑھے ہیں وہاں پہ لگا دیے جائیں، جس یونیورسٹی سے آپ پڑھے ہیں وہاں لگا دیے جائیں۔ لیکن ہر ایک پاکستانی کو کم از کم 10 پودے، 10 درخت جو ہے وہ لگانے چاہیے۔ اگر آپ پھلدار لگا سکتے ہیں بہت اچھا ہے، جتنے لوگوں سے سایہ بھی حاصل ہوگا، کچھ لوگ پھل بھی کھا لیں گے، تو آپ کے لیے صدقہ جاری ہوگا، اور ملک کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو خدا را مونسون کا موسم جا رہا ہے، بڑی تیز سے جا رہا ہے، یہ آئیڈیل ٹائم ہے۔ اور اگر آپ کسی فیملی ممبر کو نہیں بھیج سکتے، کوئی ایسا نہیں ہے فیملی ممبر، کوئی ایسی تنظیم، کوئی ایسی آرگنائزیشن جس پہ آپ کو 100% یہ اعتماد ہے، اس کو
पौधे किसी को कहें कि ले के दे दें, वो लगा दें, उनको डायरेक्ट पैसे भेजना चाहते हैं भेज दें। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं ले रहा, किसी तंजीम का नाम नहीं ले रहा, जिस तंजीम पे आपको एतमाद है उसको भेज दें। सबसे अच्छा तो ये है कि आप पौधे जो हैं वो खुद लें, अपने बच्चों, अपने फैमिली मेम्बर्स के हाथ से लगवाएं और अपने बच्चों में ये आदत डालें कि वो इस तरह से ये पौधे लगाएं और उस पौधे का ख्याल रखें। और आप अगर किसी के घर जा रहे हैं तो कोई और गिफ्ट लेके जाने के बजाय पौधे जो है वो ले जाएं, वो उनको गिफ्ट करें ताकि लोग अपने घरों में लगाएं। इस पे मूवमेंट चलाएं, अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है क्लाइमेट चेंज से। और आप ज़रा देखें ना कि हम लोग भी, कई पोस्टें चलती हैं कि हम जो है वो गाड़ियाँ साए पे लगाने के लिए जगह तो ढूंढ रहे होते हैं लेकिन हम दरख्त नहीं लगाते। और देखें कई बार मैं एक गली से गुजरता हूँ, वहाँ मैं एक बहुत बड़ा दरख्त देखता हूँ तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि यार जिस बंदे ने ये दरख्त लगाया होगा वो इतना बड़ा माशाल्लाह दरख्त है, इतना बड़ा दरख्त है और उसके नीचे कई गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, कई लोग उसके नीचे, वो बस स्टॉप है, वहाँ पे लोग खड़े होते हैं उसके नीचे, बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं, गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि जिसने ये दरख्त लगाया होगा अगर वो इस दुनिया में है तो क्या बात है, उसके कितने अल्लाह ताला उस पर करम कर रहा होगा। इस दुनिया में नहीं है तो कितना बड़ा सदका जारी है कि उसने जो दरख्त लगाया हुआ है वो उस दरख्त के नीचे इतने लोग रोज़ाना उसके नीचे खड़े होते हैं साए में और उसका फ़ायदा उठाते हैं, कितने परिंदे उसके ऊपर आकर बैठते हैं, तो कितनी गाड़ियों नीचे लोग आके खड़े होते हैं। तो ये इस चीज़ पे मैंने आज बात की है। मैं कोशिश करूँगा हर वीडियो के शुरू में आपको याद दिलाता रहूँ कि हमने हर सूरत में ये पाकिस्तान अल्लाह ताला ने हमें अता किया, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। तो इसलिए हर पाकिस्तानी अगर किसी को ये तौफीक है वो 1000 दरख्त लगाए, 1000 पौधे लगाए, जितने लगा सकते हैं उतना आपको ये सदका जारिया है, फ़ायदा है, पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है। और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे हमें ज़ाहिर है वक्ती तौर पे चीज़ें हैं, जिस तरह से यहाँ पे जबर और फस्ताइयत चल रही है, लेकिन ये टाइम गुजर जाएगा। लेकिन अगर आप भारत के मुसलमानों को खुद से कंपेयर करें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि कायद आज़म ने एक अलग मुल्क बनाया था और जहाँ पे हमें मजहबी आज़ादियाँ हैं और वो हालात नहीं हैं जो इंडिया के अंदर मुसलमानों के हैं। बाकी जो जबर फस्ताइयत और ये जो चीज़ें चल रही हैं ये थोड़ा टाइम है, चंद हफ्तों की बात है, इंशाल्लाह ये गुजर जाएगा और अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना करम करेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को आगे लेकर जाए और ना सिर्फ दुआएं करें बल्कि प्रैक्टिकल अपना किरदार अदा करें। और वो यही है कि अगले 15 दिन में हमने हर एक ने 10-10 पौधे लगाने हैं और फिर उनका ख्याल रखना है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।